हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस लॉ। उत्तर प्रदेश के सेमेस्टर 6 का ये पेपर है और इसमें हमने शॉर्ट नोट्स कुछ तैयार किए हैं जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आशा करते हैं आप इन्हें पढ़ने के बाद में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक पहला प्रश्न है इसके अंदर, बीमा को परिभाषित कीजिए। बीमा अधिनियम 1938 में बीमा शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। बीमा के अर्थ को विद्वानों ने दो दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। नंबर 1, बीमा के कार्यों का दृष्टिकोण। नंबर 2, बीमा की संविदा का दृष्टिकोण। बीमा का कार्य सहयोग की प्रक्रिया के द्वारा असंख्य लोगों के बीच हानि को बांटना है। जो लोग एक विशेष प्रकार का जोखिम संवृत करते हैं या थे सहयोग किया जिसमें वे लोग उस जोखिम के कारण हानि हो तो आपस में बांट लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, साधारण संविदा एवं बीमा संविदा में अंतर कीजिए। साधारण संविदा में बीमा योग्य हित की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमा प्रसंविदा में बीमा योग्य हित अति आवश्यक है। साधारण प्रसंविदा में क्रेता सावधान नियम लागू होता है, जबकि बीमा संविदा में परम सद्विश्वास सिद्धांत लागू होता है। साधारण प्रसंविदा लाभ के लिए अधिकतर होती है, जबकि बीमा प्रसंविदा क्षतिपूर्ति के लिए है। लाभ प्राप्त करना इसका उद्देश्य कभी नहीं होता। साधारण संविदा में प्रत्यासन सिद्धांत लागू नहीं होता है, बीमा में प्रत्यासन सिद्धांत अवश्य लागू होता है। साधारण प्रसंविदा में समाक्षासन भंग होने पर प्रसंविदा भंग नहीं होती, जबकि बीमा प्रसंविदा में समाश्वासन भंग होने पर प्रसंविदा भी भंग हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है इसके अंदर, जोखिम की प्रकृति। बीमा जिन जोखिमों को लेकर कराया जाता है वह पहले से ही मौजूद रहते हैं। बाजी लगाने वाला पक्षकार स्वयं जोखिम उत्पन्न करते हैं। घटना घटित होना, बीमा में जरूरी नहीं जोखिम की घटना घटित होगी या नहीं। बाजी में घटना अवश्य घटेगी, पक्ष हारेगा या पक्ष जीतेगा निश्चित है। मूल बीमा तथा पुनर्बीमा में अंतर। मूल बीमा और पुनर्बीमा दोनों साधारण नियमों से शासित हैं। मूल बीमा और पुनर्बीमा दोनों सद्विश्वास की संविदा हैं। मिथ्या व्यपदेशन सिद्धांत दोनों में समान रूप से लागू होता है। मूल बीमा तथा पुनर्बीमा में क्षतिपूर्ति निश्चित करने की तिथि अलग अलग होती है। जब कोई हानि पुनर्बीमा पॉलिसी में घटित होती है तो इसमें बीमाकर्ता का दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होता है जब तक पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक के प्रति राशि निश्चित न कर दी जाए। धारक के प्रति राशि निश्चित करने के बाद पुनर्बीमा के अंतर्गत राशि निश्चित की जाती है। मूल बीमा और पुनर्बीमा में दूसरा अंतर यह है कि जब मूल बीमाकर्ता दिवालिया हो जाता है तब भी पुनर्बीमा में क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार रखता है। बीमा के विभिन्न प्रकार। व्यक्तिगत बीमा, इसके तहत फिर आजीवन बीमा, बंदोबस्त बीमा, अवधि बीमा आते हैं। बंदोबस्त बीमा में फिर समूह जीवन बीमा और उसके अंतर्गत आते हैं आपके समूह अवधि जीवन बीमा, समूह अधिवर्षिता योजना, समूह उपदान जीवन बीमा। इसके साथ ही फिर इसमें नीचे 4 हिस्सों में फिर बढ़ जाता है समूह अधिवर्षिता योजना, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, मोटर बीमा, सेंधमारी बीमा। नेक्स्ट, नाम निर्देशन समुद्देशन में अंतर। नाम निर्देशन पॉलिसी जारीकरण होने से पहले प्रस्ताव पत्र में नाम निर्देशित का नाम, पता, आयु एवं संबंध का उल्लेख देकर किया जा सकता है। समनुदेशन केवल पॉलिसी जारी होने के बाद पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा किया जाता है। नाम निर्देशन विलेख द्वारा किया जाता है। समनुदेशन अलग से विलेख द्वारा किया जाता है। समनुदेशन अलग से विलेख द्वारा किया जाता है बशर्ते उस पर निहित स्टाम्प लगा होना चाहिए। केवल बीमाधारी ही नाम निर्देशन कर सकता है। पॉलिसी पर मालिकाना हक रखने वाला कोई व्यक्ति अपनी सीमा तक समनुदेशन कर सकता है। नाम निर्देशन केवल वही प्रयोग में लाया जा सकता है जहां बीमा अधिनियम 1938 लागू होता है। समनुदेशन विश्व में कहीं भी
उसे देश की विधि के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है। नाम निर्देशन के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं होता है। समुदेशन के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं होता है। सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ? सामान्य बीमा कंपनियों के प्रबंध को अपने हाथ में लेने के लिए 1 मई 1971 को अध्यादेश जारी किया गया और वर्ष 1972 में भारतीय संसद द्वारा साधारण बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 में पारित किया गया। जीवन बीमा और साधारण बीमा में अंतर। जीवन बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती। इसमें बीमित घटना घटने पर जो भी रकम दे दी जाती है। साधारण बीमा की संविदा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को छोड़कर क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, जिसमें हानि होने पर बीमित राशि से अधिक आर्थिक हानि का भुगतान किया जाता है। जीवन बीमा में समय समय पर प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर संविदा चलायमान रहता है। जितनी अवधि के लिए पॉलिसी में स्वीकार किया गया था, जीवन बीमा में बीमा धारक को बार बार नवीनीकरण नहीं कराना होता है, केवल समय समय पर प्रीमियम का भुगतान करना होता है। साधारण बीमा साधारणतः वार्षिक संविदा होती है। जीवन बीमा में पॉलिसी की पूरी अवधि तक प्रीमियम की रकम एक सी बनी रहती है, जबकि साधारण बीमा की पॉलिसी में प्रीमियम की रकम प्रत्येक नवीकरण पर घटती बढ़ती रहती है। सामाजिक बीमा के महत्वपूर्ण तत्व। सामाजिक सुरक्षा के लिए इस सामाजिक सुरक्षा में सेवानिवृत्ति और अपंग कर्मचारियों को और उनके परिवारों को एवं मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता प्रदान की जाती है। मेडिकेयर द्वारा 65 वर्ष की आयु के ऊपर वाले या 65 वर्ष से नीचे के अपंग व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक बीमा के दौरान व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति, जिसके दौरान चोट खाते हुए या मर गए कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता का प्रबंध किया जाता है। पॉलिसी धारक को परिभाषित कीजिए। धारा 2 पॉलिसी धारक के अंतर्गत वह व्यक्ति शामिल है जिसमें पॉलिसी धारक का संपूर्ण हित सदा के लिए सुनिश्चित कर दिया जाता है। बीमा कंपनी की परिभाषा। धारा 2(8) बीमा कंपनी का तात्पर्य कोई बीमाकर्ता जिसकी भागीदारी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत लागू होती हो। आजीवन तथा बंदोबस्त पॉलिसी में अंतर। आजीवन बीमा में बीमित रकम बीमाधारक की मृत्यु होने पर ही देय होती है, जबकि यह रकम बीमाधारक स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता। बंदोबस्त पॉलिसी के अंतर्गत एक निश्चित अवधि जैसे 0, 20, 22, 25 वर्ष होती है के लिए जीवन बीमा कराया जाता है। इसमें बीमाधारक की मृत्यु हो जाए या जीवित रहे, अवधि के पूर्ण होने पर रकम का भुगतान कर दिया जाता है। समूह जीवन बीमा से अभिप्राय। समूह जीवन बीमा योजना के अंतर्गत एक विशिष्ट समुदाय के सभी व्यक्तियों के जीवन का एक साथ सामूहिक आधार पर बीमा स्वीकार किया जाता है। इस समूह की 3 बड़ी योजनाएं जीवन बीमा द्वारा प्रचलित की गई हैं। समूह अवधि जीवन पॉलिसी। इसका प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना होता है। इसमें बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर एक निश्चित रकम दावेदार को दी जाती है। समूह अधिवर्षिता योजना। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवा मुक्त होने पर एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था करना है। इसमें यह गारंटी दी जाती है कि पदमुक्त होने पर एक निश्चित अवधि तक पेंशन की रकम दी जाती रहेगी। उस अवधि के बाद भी वह जीवित रहता है तो उसे पेंशन प्राप्त होती रहेगी। समूह उपादान योजना। यह बीमा योजना कर्मचारियों को ग्रेजुटी की सुविधा देने के लिए बनाई गई है। इसमें निर्धारण इस प्रकार या इस आधार पर किया जाता है कि यदि बीमित कर्मचारी की मृत्यु अल्प समय या अल्प आयु में हुई हो तो उसका सेवा काल जारी रहेगा या रहा होता है। शुद्ध प्रीमियम और सकल प्रीमियम। प्रीमियम वह मूल्य है जिसका भुगतान बीमा धारक द्वारा बीमा संविदा के अंतर्गत किया जाता है। बीमा की किस्तों का भुगतान जब समय समय पर किया जाता है वह शुद्ध प्रीमियम की धनराशि कही जाती है। जो धनराशि संपूर्ण बीमा पॉलिसी के लिए एकत्र होती है उसे सकल प्रीमियम राशि कहा जाता है। समुद्री बीमा संविदा की परिभाषा।
समुद्री बीमा अधिनियम की धारा 3 समुद्री बीमा संविदा को परिभाषित करती है। समुद्री बीमा संविदा एक ऐसा करार है जिसके बीमाकर्ता और बीमाधारक की उस सीमा तक जहां तक सहमति हुई है उन हानियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने का वचन देती है। समुद्री बीमा संविदा बीमाधारक की क्षतिपूर्ति करने के प्रयोजन से होती है। ऐसी क्षतिपूर्ति समुद्री हानि के विरुद्ध की जाती है। ऐसी संविदाओं में क्षतिपूर्ति किए जाने की नीति एवं संविधाएं वर्णित की जाती हैं। समुद्री खतरे को परिभाषित कीजिए। 1963 की धारा 2(5) समुद्री खतरे का अर्थ उन खतरों से होता है जो समुद्री नौ परिवहन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत समुद्री खतरे अग्नि युद्ध के खतरे, चोर, प्रग्रहण एवं जनता एवं नरेशों का अवरोध तथा निरोध, माल को फेंकना शामिल है, नाविकों के कर्तव्य का भंग होना। इसी प्रकार के इसमें और भी कई अन्य खतरे आते हैं। भारतीय जीवन बीमा में कारोबार का निजीकरण। देश के उपभोक्ताओं के हित में बीमा सीमाओं की मात्रा में विधि के लिए भारत सरकार ने बीमा व्यवसाय के उदारीकरण का फैसला किया, जिसका आधार बीमा विकास प्राधिकरण अधिकरण 1999 बनाया गया। इसका परिणाम यह हुआ जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम का बीमा के क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त हो गया। बीमा और बाजी की संविदा में अंतर। बीमा और बाजी दोनों ही अनिश्चितता से संबंधित होते हैं। बाजी लगाने वाला घटना विशेष के लिए दाव लगाता है, बीमाधारी भी घटना विशेष के लिए बीमा कराता है। दोनों देखने में समान प्रतीत होते हैं परंतु दोनों में भिन्नता होती है। हाँ तो प्यारे दोस्तों, हमने अपनी तरफ से वैसे तो पूरी कोशिश की है कि यह अच्छे से अच्छी बने, लेकिन अगर इसके अंदर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आप आशा करता हूँ अपने सद्विवेक से उसे पूर्ण कर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि यह सही है या थोड़ी भी सही है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मित्र, धन्यवाद।